हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था शूट अपेक्स सिस्टम। ठीक है, शूट सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, क्या पढ़ा था, तने में द्वितीयक वृद्धि। तने में द्वितीयक वृद्धि के पश्चात जो हमारा टॉपिक है आज का वह है तने में द्वितीयक वृद्धि के पश्चात बनने वाली संरचना। ठीक है, क्या है, द्वितीयक वृद्धि के पश्चात बनने वाली संरचनाएं। कि तने में जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो द्वितीयक वृद्धि के बाद कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण होता है, तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि द्वितीयक वृद्धि के पश्चात कौन कौन सी संरचनाएं निर्मित होती है। ठीक है, तो इसी में मैं बता दूं आपको, जो पहली संरचना निर्मित होती है वह है वार्षिक वलय। ठीक है, क्या है, वार्षिक वलय। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, एनुअल रिंग। क्या कहते हैं, एनुअल रिंग। ठीक है, दूसरी जो संरचना निर्मित होती है, ठीक है, सेकंड जो स्ट्रक्चर निर्मित होती है वह है हमारी कास्ट। ठीक है, दो प्रकार की कास्ट निर्मित होती है। एक तो होती है हमारी हार्डवुड। ठीक है, कौन सी, हार्डवुड। ठीक है, और इसके समान ही दूसरी जो वुड तैयार होती है वह होती है सेपवुड। ठीक है, कौन सी, हार्डवुड एंड सेपवुड। तीसरे प्रकार की जो संरचनाएं हैं वह है हमारी टाइलोसिस। ठीक है, कौन सी संरचना, टाइलोसिस। ठीक है, ये संरचना निर्मित होती है। फोर्थ जो संरचना है वह कौन सी संरचना निर्मित होती है इसमें हमारी, वह होती है पोरस। ठीक है, कुछ सैकंडरी व एवनरी कास्ट निर्मित होती है, जिनको बोलते हैं हम नॉन पोरस एंड पोरस वुड। ठीक है, नॉन पोरस एंड पोरस वुड। दो प्रकार की कास्ट निर्मित होती है, एक तो एवनरी कास्ट और दूसरी सैकंडरी कास्ट। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं हम कि जो और संरचनाएं हैं वे कौन कौन सी है। एक संरचना निर्मित होती है जिसको बोलते हैं हम कॉर्प। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्प या बार्क। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम छाल। ठीक है, क्या है ये, बार्क। ठीक है, ये संरचनाएं कुछ ऐसी हैं जो कि द्वितीयक वृद्धि के बाद पश्चात निर्मित होती है। ठीक है, कौन कौन सी संरचना निर्मित होती है, एनुअल रिंग, हार्डवुड एंड सेपवुड, टाइलोसिस, नॉन पोरस एंड पोरस वुड और फिफ्थ इज बार्क संरचनाएं निर्मित होती है। इनको हमें एक एक से डिटेल से पढ़ना है। पहली संरचना यदि देखते हैं कौन सी, वार्षिक वलय। ठीक है, पहली जो स्ट्रक्चर है हमारी वह कौन सी है, वार्षिक वलय। के वार्षिक वलय होती क्या है, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक शब्द पढ़ा था जिसको बोलते हैं हम संवहन एधा। मैं आपको याद दिला दूं, जिनको पता नहीं है तो हमारे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि संवहन एधा क्या होती है। ठीक है, एक शब्द पढ़ा था हमने, संवहन एधा, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, कौन सी कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, यह वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है यह इससे क्या बनता है, हमारी एनुअल रिंग का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए हमको कि संवहन एधा होती क्या है। तो संवहन एधा ये है कि जो स्टील वाला भाग होता है तने का, जो केंद्रीय भाग होता है उसमें वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं। इन वेस्कुलर बंडल्स में दो प्रकार की एधा का निर्माण होता है। एक तो होता है अंतःकूलीय एधा। ठीक है, कौन सी एधा, अंतःकूलीय एधा, जो कि प्राइमरी जाइलम में, ठीक है, प्राइमरी जाइलम में जाइलम और फ्लोएम के मध्य में उपस्थित होने वाली एधा है, उसको क्या कहते हैं हम, अंतःकूलीय एधा कहते हैं। इसके पश्चात दो वेस्कुलर बंडल्स के मध्य में जो एधा निर्मित होती है उस एधा को क्या कहते हैं हम, अंतराकूलीय एधा। ठीक है, क्या कहते हैं, अंतराकूलीय एधा कहते हैं। अंतःकूलीय एधा तथा अंतराकूलीय एधा को सम्मिलित रूप से या संयुक्त रूप से एक वलय का निर्माण करती है तने में। ठीक है, इस वलय को, एधा की वलय को क्या कहा जाता है, संवहन एधा कहते हैं। ठीक है, संवहन एधा के बारे में देखते हैं कि संवहन एधा जो है, ठीक है, इसके द्वारा द्वितीयक वृद्धि होती है। संवहन एधा में जो है इसकी जो क्रियाशीलता है, ठीक है, संवहन एधा की जो क्रियाशीलता है और जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो साल व ऋतु में, सभी ऋतुओं में एक समान नहीं पाई जाती है। अर्थात संवहन एधा की जो क्रियाशीलता है, ठीक है, क्रियाशीलता है वह साल में, ठीक है, एक साल में, ठीक है, क्रियाशीलता
एक साल में समान नहीं होती है। कैसी नहीं होती? समान नहीं होती है। अर्थात इनकी क्रियाशीलता जो है प्रत्येक मौसम में क्या होती है, प्रत्येक ऋतु में अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, अर्थात ये कहते हैं कि संवहन रेखा जो है वह कैसा परिवर्तन प्रदर्शित करती है? ऋतुनिष्ठ परिवर्तन प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्या प्रदर्शित करती है? ऋतुनिष्ठ परिवर्तन प्रदर्शित करती है। कौन? संवहन रेखा। ठीक है, ऋतुनिष्ठ परिवर्तन प्रदर्शित करती है। इस ऋतुनिष्ठ परिवर्तन के द्वारा का मतलब ये है कि जो संवहन रेखा है अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की क्रियाशीलता दर्शाती है। किसी ऋतु में तो इस संवहन रेखा की क्रियाशीलता कम होती है तथा किसी ऋतु में संवहन रेखा की क्रियाशीलता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अब यदि देखें हम तो सामान्य जानकारी के अनुसार हमें पता है कि एक साल भर में मुख्य रूप से 2 ऋतु होती है। ठीक है, कितनी ऋतु होती है? 2 ऋतु होती है, एक तो ग्रीष्म ऋतु और एक शीत ऋतु। ठीक है, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, अब जो हमारे जो है 2 प्रकार की सीजन है हमारे, एक तो है स्प्रिंग सीजन। ठीक है, कौन सा? स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तथा दूसरे प्रकार का जो सीजन है वह है हमारा विंटर सीजन। ठीक है, कौन सा? विंटर सीजन, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑटम सीजन। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑटम सीजन। ठीक है, एक तो ये हो गई हमारी वसंत ऋतु। ठीक है, कौन सी ऋतु? वसंत ऋतु। ठीक है, तथा दूसरी कौन सी ऋतु हो गई हमारी? शरद ऋतु। शरद ऋतु। ठीक है, 2 प्रकार की ऋतुएं हैं, एक तो वसंत ऋतु और शरद ऋतु। इन दोनों ऋतुओं में जो वेस्टर्न कैम्बियम की क्रियाशीलता पाई जाती है वह कैसी होती है? अलग अलग असमान होती है। और दोनों की क्रियाशीलता में क्या अंतर? दोनों ऋतुओं में संवहन रेखा की क्रियाशीलता किस प्रकार से प्रदर्शित होती है वो देखिए हम। ठीक है, कि वसंत ऋतु में जो काष्ठीय पौधे होते हैं, ठीक है, जो वुडी प्लांट्स होते हैं, उनमें जो वसंत ऋतु में संवहन रेखा जो होती है कैसी होती है? अधिक सक्रिय हो जाती है। ठीक है, वसंत ऋतु में जो संवहन रेखा है उसकी क्रियाशीलता कैसी हो जाती है? अधिक हो जाती है। ठीक है, संवहन रेखा में वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम की जो क्रियाशीलता है, ठीक है, वह कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता कैसी होती है? अधिक होती है। अब वेस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता जैसे ही अधिक हो जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या होती है? बड़े आकार की, बड़े व्यास की कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वेस्कुलर कैम्बियम की अधिक क्रियाशीलता के कारण बड़े व्यास की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, बड़े व्यास की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब बड़े व्यास की कोशिकाओं का निर्माण होता है तो जो हमारी जाइलम वाहिकाएं हैं, ठीक है, जाइलम वाहिकाएं जो है वो कैसी हो जाती हैं? जाइलम जो वेसल्स है, ठीक है, जाइलम वेसल्स है वह कैसी हो जाती है? अधिक चौड़ी हो जाती है। जाइलम वेसल्स कैसी हो जाती है? अधिक चौड़ी हो जाती है। ठीक है, अधिक चौड़ी होती है तथा कैसी होती है? अवकाश युक्त। कैसी होती है? अवकाश युक्त होती है। इसलिए ये जो वसंत ऋतु में बनने वाली जो क्रियाशीलता है, जो मेधा निर्मित, जो हमारी काष्ठ निर्मित हो रही है, ठीक है, उसका घनत्व जो होता है वह कैसा होता है? कम। ठीक है, घनत्व कैसा होता है? कम होता है। तथा ये कैसी होती है? हल्के रंग की। ठीक है, कैसे रंग की होती है? काष्ठ हल्के रंग की होती है। इस प्रकार से जो निर्मित काष्ठ होती है हमारी, ठीक है, वसंत ऋतु में जो इस प्रकार से जैसे वेस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता अधिक होने से बड़ी व्यास की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जाइलम वेसल्स अधिक चौड़ी व अवकाश होती हैं तथा इनका घनत्व जो काष्ठ का वो कैसा हो जाता है? घनत्व कम हो जाता है और हल्के रंग का होता है। इस प्रकार से वसंत ऋतु में जो निर्मित काष्ठ होती है उसको कहते हैं हम वसंत काष्ठ। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? हम वसंत काष्ठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्प्रिंग वुड। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको? स्प्रिंग वुड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इधर देखेंगे कि दूसरे सीजन में क्या होता है। ठीक है, कि जो हमारा विंटर सीजन है, शरद ऋतु है, इसमें संवहन रेखा की क्रियाशीलता कैसी हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम जो है, ठीक है, जो संवहन रेखा है उसकी क्रियाशीलता कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, क्रियाशीलता कैसी हो जाएगी? इसकी कम हो जाती है। अब क्रियाशीलता कम होने से इसमें जो निर्मित काष्ठ उसमें छोटे आकार
ठीक है, कैसी हो जाती हैं, संकीर्ण हो जाती हैं, तथा इनका घनत्व हो जाता है, यह कैसे हो जाता है, गहरा, ठीक है, तथा इनका घनत्व कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है, घनत्व कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो निर्मित काष्ठ होती है शरद ऋतु में, ठीक है, उस काष्ठ को कहते हैं ऑटम वुड, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑटम वुड, ठीक है, ऑटम वुड कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम वेस्टर्न में ऋतुनिष्ठ परिवर्तन के द्वारा दो अलग अलग प्रकार की काष्ठ निर्मित होती है, एक तो कहलाती है स्प्रिंग वुड और दूसरी क्या कहलाती है, ऑटम वुड कहलाती है। इसके डायग्राम जैसे देखिए हम कि डायग्राम कैसा होता है इसका, ठीक है, वार्षिक वलय में। तो ये दोनों जो वुड निर्मित हो रही हैं, ये क्या करती हैं, एकांतर क्रम में निर्मित होती हैं। किस क्रम में निर्मित होती हैं, एकांतर क्रम में निर्मित होती हैं। ये क्या है, छाल वार, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड है, तो सबसे पहले ये है कि इसमें जो बड़ी व्यास की कोशिकाएं हैं मध्य में, ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारी स्प्रिंग वुड, ठीक है, क्या कहलाती हैं, स्प्रिंग वुड, तथा ये छोटे व्यास की कोशिकाएं होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, ऑटम वुड, ठीक है, क्या कहलाएंगी, ऑटम वुड, शरद काष्ठ। इस प्रकार से देखते हैं कि जो स्प्रिंग वुड और शरद काष्ठ की जो कोशिकाएं होती हैं, एक वलय में उपस्थित होती हैं, इसमें उपस्थित होती है, वलय में उपस्थित होती हैं, तथा शरद काष्ठ में बसंत काष्ठ, ठीक है, बसंत काष्ठ में शरद काष्ठ जो होती है, स्प्रिंग वुड जो ऑटम वुड होती हैं, ये एकांतर क्रम में पाई जाती हैं और वलय में उपस्थित होती हैं। इस प्रकार से जो निर्मित वलय निर्मित होती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्प्रिंग वुड तथा ऑटम वुड को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है, एनुअल रिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, एनुअल रिंग के नाम से जानते हैं। शरद काष्ठ तथा बसंत काष्ठ को सम्मिलित रूप से फिर क्या कहा जाता है, वार्षिक वलय कहते हैं। वार्षिक वलय को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वृद्धि वलय या ग्रोथ रिंग कहते हैं। इन वलयों का निर्माण केवल और केवल किसकी क्रियाशीलता से होता है, संवहनी की क्रियाशीलता से होता है, ठीक है। वार्षिक वलय के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पादप की आयु का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि पादपों की गणना किसके द्वारा की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर है कि जो वार्षिक वलय निर्मित हो रही है हमारी, एनुअल रिंग निर्मित हो रही है, एनुअल रिंग के द्वारा, ठीक है, एनुअल रिंग के द्वारा, ठीक है, किसी भी काष्ठ, किसी भी पौधे की, किसी भी काष्ठीय पौधे की, काष्ठीय पौधे की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। इस विज्ञान को, ठीक है, जिसमें पादपों की गणना की जाती है, पादपों की आयु का निर्धारण किया जाता है, उस निर्धारण वाली शाखों को कहते हैं वृक्ष कालानुक्रमण, ठीक है, क्या कहा जाता है, वृक्ष कालानुक्रमण अर्थात डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, क्या कहा जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब यदि देखें हम कि वृक्ष कालानुक्रमण जो शाखा है, जिसके अंतर्गत वार्षिक वलयों के द्वारा वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी वार्षिक वलय, जो कि द्वितीय वृद्धि के पश्चात पहली एक संरचना निर्मित होती है। इसके पश्चात जो दूसरा है हमारा वार्षिक वलय के पश्चात, वह है हमारा कौन सा, हार्डवुड एंड सेपवुड, ठीक है, हार्डवुड एंड सेपवुड। दूसरी जो संरचना है, ठीक है, वह क्या है, हार्डवुड एंड सेपवुड, ठीक है, हार्डवुड एंड सेपवुड। हार्डवुड और सेपवुड क्या है, द्वितीय वृद्धि के पश्चात देखते हैं हम, तो द्वितीय वृद्धि के पश्चात किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी जाइलम
सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है, जिसके द्वारा इसमें दो अलग-अलग प्रकार के, ठीक है, दो अलग-अलग प्रकार के क्या होगा संरचनाओं का निर्माण होता है, काष्ठ का निर्माण होता है। दो अलग-अलग प्रकार की काष्ठ का निर्माण होता है, जिनको किस नाम से जाना जाता है? हार्डवुड और सेपवुड के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि क्या होती है, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। ये ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा चक्र देखें तो इसमें दो प्रकार की पुल निर्मित हो जाएगी आपके द्वितीय वृद्धि के पश्चात। ये तो क्या कहलाती है हमारी हार्डवुड, ठीक है, क्या है? हार्डवुड, ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाती है हमारी सेपवुड, सेपवुड, ठीक है, रसकाष्ठ। ये क्या है? बार्क, ठीक है, क्या है? बार्क। ये क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। और ये क्या है हमारा? सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, क्या है? सेकेंडरी जाइलम। अब देखते हैं कि हार्डवुड और सेपवुड का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जितने भी जो होते हैं हमारे काष्ठीय पौधे होते हैं, ठीक है, कौन से पौधे? काष्ठीय पौधे जो होते हैं, द्वितीय वृद्धि के पश्चात इसमें किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। इस द्वितीय वृद्धि के पश्चात जो द्वितीय उत्तक निर्मित होते हैं, ठीक है, इसके जो केंद्रीय भाग देखते हैं, कौन सा भाग? केंद्रीय भाग में जो होता है, ठीक है, जो केंद्रीय भाग होता है, ठीक है, स्टील का, वो कैसा हो जाता है? गहरे रंग का, ठीक है, कैसा हो जाता है? गहरे रंग का हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है गहरे रंग का? सेकेंड फ्लोर के पश्चात जो केंद्रीय भाग होता है, ठीक है, इनमें क्या हो जाता है? कुछ पदार्थों का जमाव हो जाता है, जैसे गोंद, टैनिन, ठीक है, रेजिन व अन्य सेकेंडरी उपापचयी पदार्थ, ठीक है, अन्य द्वितीय उपापचयी पदार्थ, अन्य द्वितीय उपापचयी पदार्थों का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। इन जमाव के कारण, ठीक है, इन पदार्थों के जमाव के कारण जो केंद्रीय भाग है गहरे रंग का हो जाता है, तथा केंद्रीय भाग की कोशिकाएं, ठीक है, केंद्रीय भाग की कोशिकाएं जो है वह कैसी हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं, ठीक है, कैसी हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं, अर्थात मृत हो जाती हैं, ठीक है। अब कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, अन्य पदार्थ हो जाता है, जमा हो जाता है, तथा केंद्रीय भाग कैसा हो जाता है? गहरे रंग का हो जाता है। तथा ये केंद्रीय भाग जो है जल संचालन के लिए, इसके लिए जल संचालन के लिए, ठीक है, कैसा माना जाता है? अनुपयुक्त होता है। जल संचालन के लिए ये भाग कैसा माना जाता है? अनुपयुक्त होता है। इस प्रकार से जो निर्मित काष्ठ होती है, ठीक है, केंद्रीय भाग में जो निर्मित काष्ठ होती है, इस काष्ठ को क्या कहा जाता है? हार्डवुड कहते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं इसको? हार्डवुड के नाम से जानते हैं। हार्डवुड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हार्डवुड को हम कह सकते हैं ड्यूरामेन, ठीक है, क्या कहते हैं? ड्यूरामेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्या? काष्ठीय पौधों में केंद्रीय भाग में क्या होगा? कई अन्य पदार्थों का कैसा हो जाता है? जमाव हो जाता है। कई अन्य पदार्थों के जमाव के कारण जो है इनकी कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? मृत हो जाती हैं, हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। मृत होने से क्या होगा कि ये जो भाग है जल संचालन के लिए कैसा हो जाता है? अनुपयुक्त हो जाता है, गहरे कलर का हो जाता है। इस प्रकार केंद्रीय भाग में जो वुड निर्मित होती है, जो काष्ठ निर्मित होती है, उसको कहते हैं हार्डवुड, ठीक है, या ड्यूरामेन भी कहते हैं। इसके विपरीत देखें हम, ठीक है, इसके विपरीत देखें कि परिधीय क्षेत्र की कोशिकाएं होती हैं। कौन से क्षेत्र की? काष्ठीय पौधों की जो परिधीय क्षेत्र की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। परिधीय क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं वह कैसी होती हैं? परिधीय क्षेत्र जो होता है वह कैसा होता है? हल्के रंग का, ठीक है, कैसा होता है? हल्के रंग का होता है। तथा इनकी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है,
वो सेल्स जो है वो कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स, ठीक है, जीवित प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं तथा यह जो होते हैं जल संचालन के लिए कैसे माने जाते हैं, उपयुक्त माने जाते हैं, ठीक है, जल संचालन के लिए कैसे होते हैं, उपयुक्त होते हैं। अब ये इस प्रकार से जो निर्मित काष्ठ होती है परिधीय क्षेत्र में, ठीक है, इनके कोशिकाएं जो होती हैं वो भी कैसी होती है, बड़े आकार की पाई जाती है, दूर उपस्थित होती हैं। इस प्रकार की निर्मित काष्ठ होती हैं, इस काष्ठ को कहते हैं हम सेपवुड, ठीक है, क्या कहते हैं हम, सेपवुड कहते हैं। सेपवुड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं हम एल्गुरमैन, ठीक है, क्या कहते हैं, एल्गुरमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं हम कि द्वितीय वृद्धि के पश्चात दो प्रकार की और संरचनाएं निर्मित होती हैं, जिनको बोलते हैं हार्डवुड और सेपवुड। दोबारा से देखिए एक बार और, ठीक है, हार्डवुड किसे कहते हैं कि काष्ठीय पौधों में केंद्रीय भाग की कोशिकाएं जो है कई अन्य पदार्थों के कारण जैसे बॉन्ड, टैनिन, रेनिन जितने उपापचयी पदार्थों के कारण क्या हो जाता है, गहरे रंग में हो जाता है केंद्रीय भाग। इनकी कोशिकाएं जो है वो कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है, मृत हो जाती है तथा यह भाग होता है केंद्रीय भाग जल संचालन के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इस प्रकार से जो निर्मित काष्ठ होती है उस काष्ठ को कहते हैं हार्डवुड तथा इसको किस नाम से भी जाना जाता है, ड्यूरामेन के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसके विपरीत जो परिधीय क्षेत्र की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, परिधीय क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं इनमें किसी पदार्थों का जमाव नहीं होता है तथा यह कोशिका क्षेत्र जो होता है हल्के रंग का होता है, कैसे होता है, हल्के रंग का होता है तथा जल संचालन के लिए कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं और जल संचालन के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार से जो निर्मित काष्ठ होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, सेपवुड के नाम से जाना जाता है। सेपवुड को हम क्या कहते हैं, एक और नाम है एल्गुरमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय वृद्धि के पश्चात ये सेकेंड स्ट्रक्चर बनती है हमारी कौन सी, हार्डवुड एंड सेपवुड। इसके पश्चात हम देखते हैं कि तीसरे प्रकार की जो संरचना है, ठीक है, द्वितीय वृद्धि के बाद जो बनती है वह है टाइलोसिस, ठीक है, क्या है, टाइलोसिस, ठीक है। थर्ड जो स्ट्रक्चर है हमारी वह क्या है, टाइलोसिस, ठीक है, जो कि किसके पश्चात बनती है, द्वितीय वृद्धि के पश्चात बनने वाली मुख्य संरचना है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 5 नंबर क्वेश्चन आता है टाइलोसिस है क्या। तो टाइलोसिस देखते हैं हम, यदि हम जाइलम की संरचना देखें, ठीक है, किसकी संरचना देखें, जाइलम की संरचना देखें तो जाइलम में क्या पाई जाती है, मुख्य जो संरचना होती है वह क्या होती है, वाहिकाएं, ठीक है, क्या होती है, वाहिकाएं होती है। वाहिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, ल्यूमन उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, ल्यूमन पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारी वेसल्स, ठीक है, क्या है, वेसल्स वाहिकाएं, ठीक है, ये क्या है, ल्यूमन, ठीक है, गुहा, ठीक है। अब जो वेसल्स होती है, ठीक है, पादपों जाइलम में जो वेसल्स होती है, वेसल्स के पास में ही क्या उपस्थित होती है हमारी जाइलम मृदुता, ठीक है, क्या उपस्थित होता है, जाइलम मृदुता उपस्थित होता है, ठीक है। जाइलम मृदुता में क्या होता है कि जाइलम मृदुता की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये क्या है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो द्वितीय वृद्धि के पश्चात जब देखते हैं कि जाइलम मृदुता की कोशिकाएं जो हो जाती हैं वो कैसी हो जाती है, विभजोत की हो जाती हैं, ठीक है, कैसी हो जाती है, जाइलम कोशिकाएं जो हो जाती हैं विभजोत की हो जाती हैं और किसके अंदर प्रवेश कर जाती है, जाइलम कोशिकाएं वाहिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, ये कहां पर प्रवेश कर जाती हैं, वाहिकाओं के ल्यूमन के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और अंदर प्रवेश कर जाती हैं धीरे धीरे, ठीक है। प्रवेश करने के पश्चात ये क्या करती है, धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करती है, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं अंदर जाती हैं और वाहिकाओं में प्रवेश कर जाती है, वाहिकाओं में प्रवेश करके क्या करती हैं, धीरे धीरे आकार में वृद्धि करती है और आकार में वृद्धि करके एक गुब्बारे समान संरचना का निर्माण करती है, ठीक है, किसका निर्माण करती है, गुब्बारे नुमा संरचना का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी टाइलोसिस का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब ये जो गुब्बारे नुमा जो संरचनाएं हैं, ठीक है, ये देखते हम, ये क्या है, जाइलम मृदुता, ठीक है, जाइलम मृदुता की जो कोशिकाएं जो
पर प्रवेश कर जाती हैं, वाहिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। वाहिकाओं के अंदर प्रवेश करने से क्या हो जाता है, इसमें जाइलम वेसिकल कोशिकाएं धीरे धीरे आकार में वृद्धि करती हैं और इस ल्यूमन को क्या कर देती हैं, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, जिसके कारण वेसल्स में, ठीक है, जाइलम में जो जल संचालन होता है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। कैसा हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और इस प्रकार से जो निर्मित संरचना है वो वायुनुमा संरचना, इस संरचना को ही क्या कहा जाता है, टाइलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइलोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा द्वितीय वृद्धि के पश्चात निर्मित होने वाली एक और संरचना, टाइलोसिस। ठीक है, दोबारा से देखेंगे कि टाइलोसिस है क्या। टाइलोसिस में देखते हैं कि काष्ठीय पौधों में, ठीक है, काष्ठीय पौधों में वाहिकाओं से संलग्न, ठीक है, वाहिकाओं से संलग्न जाइलम पैरेन्काइमा अर्थात जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं, ठीक है, संलग्न जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं वेसल्स में, ठीक है, इसमें वाहिकाओं में प्रवेश कर जाती हैं, वाहिकाओं में प्रवेश कर जाती हैं तथा आकार में वृद्धि करके, आकार में वृद्धि करके गुब्बारेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। गुब्बारेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं, जिसके कारण वेसल्स की ल्यूमन, वेसल्स की ल्यूमन अवरुद्ध हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है तथा जाइलम जल संचालन हेतु अनुपयुक्त हो जाता है, अनुपयुक्त हो जाता है। इस प्रकार निर्मित संरचना को, इस प्रकार निर्मित संरचना को टाइलोसिस कहते हैं, टाइलोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टाइलोसिस। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका ये। तो डायग्राम और 4-5 लाइनें हैं जो कि द्वितीय वृद्धि के पास बनती हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो हमारी चौथी संरचना जो होती है, ठीक है, कौन सी संरचना, जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वह है वार। ठीक है, क्या है, वार, छाल। ठीक है, फोर्थ जो स्ट्रक्चर है द्वितीय वृद्धि के पश्चात वो क्या कहलाती है, छाल। ठीक है, बार। अब बार की जो निर्मित होती है, ये जब बाह्य गंभीर क्षेत्र में द्वितीय वृद्धि कंप्लीट हो जाती है तो उसके पश्चात बनने वाली संरचना है। अभी जो हमने 3 संरचना पढ़ी थी, कौन सी, वार्षिकल है, हार्डवुड, सेपवुड और टाइलोसिस। ये जो द्वितीय वृद्धि संरचनाएं बनती है केवल कब बन जाती है, जब रंध्रवाही क्षेत्र में द्वितीय वृद्धि के पश्चात बनने वाली संरचना है। जबकि बार जो है हमारे, यह बाह्य गंभीर क्षेत्र में या रंध्रवाही क्षेत्र में के पश्चात बनने वाली संरचना होती है। छाल जो होती है, छाल में हम देखते हैं कि जब बाह्य गंभीर क्षेत्र में द्वितीय वृद्धि होती है तो और बल्ब स्टील से बाहर, रंध्र के क्षेत्र से बाहर जो परिवर्तन होते हैं, इसमें कौन से परिवर्तन होते हैं कि रंध्र से बाहर, ठीक है, स्टील के बाहर कौन सी संरचना होती है हमारी, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, क्या निर्मित होती है, सेकेंडरी फ्लोएम निर्मित होती है। सेकेंडरी फ्लोएम के पश्चात जो दूसरी संरचना होती है वो कैसी होती है, फेलोजन। ठीक है, क्या होता है, फेलोजन निर्मित होता है। ठीक है, फेलोजन होता है और इससे ऊपर क्या निर्मित पाई जाती है, एपिडर्मिस। ठीक है, क्या उपस्थित होती है, एपिडर्मिस उपस्थित होती है। तो इन सभी संरचनाओं को संयुक्त रूप से, ठीक है, इन सभी संरचनाओं को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, बार्क कहते हैं या छाल कहते हैं। ठीक है, जो कि समय समय पर टूटकर क्या होती है, पादपों से गिरती रहती है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं यह परिपक्व होकर कैसी हो जाती है, डेड हो जाती हैं, मृत हो जाती है और समय समय पर पादपों से गिरती रहती है। तो ये कुछ मुख्य संरचनाएं हैं जो कि
पश्चात निर्मित होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इन पर, एक जो नोट शॉर्ट नोट्स आते हैं 5-5 नंबर के, उनमें ही एग्जामों में आते रहते हैं। तो ये हमारा जो सूट सिस्टम है क्या होता है, लगभग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि जो शाखाएं होती है, तन होते हैं, उनमें ब्रांचिंग अर्थात शाखा किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे पढ़ने के लिए देखते रहिए भगवती पीजी कॉलेज।